हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईक्यू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आई होप आपके बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है और आपके इसी प्रिपरेशन को पावर डोज देने के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ आनुवंशिकता। तो आज के इस सेशन के बाद हमारा बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस होगी उसके अंदर हम फिजिक्स के जो रिमेनिंग में चैप्टर बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता किसे कहते हैं। आनुवंशिकता किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम जो डेफिनेशन है उसके साथ में समझने की कोशिश करते हैं। आनुवंशिकता पैतृक लक्षणों का संतानों में पहुंचना आनुवंशिकता कहलाता है। तो हमारे पूर्वज जो होते हैं, दादा दादी माता पिता, उनके जितने भी लक्षण हैं वो हमारे तक पहुंचते हैं, उनका ये पहुंचना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के जो जनक हैं वो है ग्रेगोर जोहान मेंडल, जिसको ओनली फॉर मेंडल के नाम से जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आनुवंशिकता क्या होता है। जो हमारे पूर्वज होते हैं, पैतृक जो होते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं वो हमारे तक पहुंचते हैं, उसको कहा जाता है आनुवंशिकता। अगला जो टॉपिक है इसी में हम कवर कर लेते हैं जीन। जीन क्या होता है, तो देखिए जिस तरीके से हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, पहले सेल, उसके बाद में सेल से मिलकर कौन बनता है, ऊतक बनता है, और ऊतक से मिलकर बनते हैं अंग, और अंगों से मिलकर बना होता है मानव शरीर। तो वैसे ही यहाँ देखिए कि जीन जो होती है एक छोटी मूलभूत इकाई होती है आनुवंशिकता की। ये जीन है, ठीक है। और बहुत सारे जीन जो होते हैं किसमें होते हैं, डीएनए में होते हैं। डीएनए जो होता है किसमें होता है, गुणसूत्र में होते हैं। और गुणसूत्र किसमें होते हैं, जो हमारी कोशिका होती है उसके केंद्रक में ये पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि जिस तरीके से हमारी बॉडी जो होती है कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और कोशिका क्या होती है, मानव शरीर की मूलभूत इकाई होती है, वैसे ही जीन जो होता है वो आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। आनुवंशिकता मिलकर बनी है छोटी छोटी मूलभूत इकाइयों से, और वो मूलभूत इकाई क्या है, जीन। जीन डीएनए का एक पार्ट होता है और ये आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये गुणसूत्रों में पाया जाता है। और जो गुणसूत्र होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, जो कोशिका होती है उस कोशिका के सेंटर मतलब केंद्रक में पाए जाते हैं। आगे देखिए जीन का कार्य क्या होता है। जीन का कार्य होता है कोशिकाओं को प्रोटीन अणु बनाने के लिए निर्देश देना। मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती है उनको प्रोटीन अणु बनाने के लिए निर्देश या ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन कौन देता है, जीन देते हैं। तो ये काम होता है जीन का। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता का जनक कौन है, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। उसका अगला क्वेश्चन है जीन क्या है, उसको भी हमने पढ़ लिया है। जीन कहाँ होते हैं, इसका आंसर भी हमें पता चल गया है। जीन होते हैं कोशिका के केंद्रक में। ओके, कोशिका के केंद्रक में जीन पाए जाते हैं, और ये किसका भाग है, ये डीएनए का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए अब चलते हैं गुणसूत्रों के बारे में समझने के लिए, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से गुणसूत्र से रिलेटेड जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर हमें मिलेंगे। अब गुणसूत्र के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं के केंद्रक में धागे की समान संरचना होती है, थ्रेड लाइक संरचना होती है, जिसे कहा जाता है गुणसूत्र। आगे देखिए गुणसूत्र क्रोमोसोम भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि गुणसूत्र को इंग्लिश में कहा जाता है क्रोमोसोम। गुणसूत्र किससे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन और डीएनए से मिलके बने होते हैं। और ये प्रोटीन कौन सा होता है, हिस्टोन। इस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन। अगला देखिए मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, और ये जो 46 होते हैं ये जोड़े में रहते हैं। तो 46 का जब हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, 23। तो जोड़े कितने हो गए, 23। अगर आपसे पूछे मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो आपको 46 बताना है। लेकिन अगर आपसे पूछे मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े हैं, तो जोड़े आपको 23 बताने हैं। अब आगे देखिए ये जो 23 जोड़े हैं ये किस तरीके से डिवाइड है। 23 जोड़ों में 22 जोड़े गुणसूत्र नर व मादा दोनों में समान होते हैं। मतलब जो 22 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं वो नर और मादा दोनों के अंदर इक्वल इक्वल होते हैं, समान होते हैं, ये लक्षण समान होते हैं। तो इन्हें कहा जाता है एलिंग गुणसूत्र। कहा क्या कहा जाता है, एलिंग गुणसूत्र। लेकिन जो एक रिमेनिंग में बच गया 23वां जो जोड़ा होता है, वो जो 23वां जोड़ा जो होता है वो नर व मादा दोनों में समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसी 23वें जोड़े को कहा जाता है लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अब आगे देखिए नर के अंदर एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि मादा के अंदर एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे देखिए कि जीव प्ररूप क्या होता है, इंग्लिश में कहा जाता है जीनोटाइप।
किसी भी जीव की जो संरचना होती है उसे कहा जाता है जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीन है उसके अंदर जो जीन होते हैं उनकी जो संरचना होती है उसे कहा जाता है जीन प्रारूप। अगला देखिए, आनुवंशिकता का आधार क्या होता है। माता पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ अपनी संतति में स्थानांतरित करते हैं। यही क्या होता है, आनुवंशिकता का आधार होता है। आपसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आनुवंशिकता जो होती है ट्रांसफर होती है, पैतृक जो लक्षण होते हैं वो संतति में ट्रांसफर होते हैं, तो उनका आधार क्या होता है, किस बेस पर वो ट्रांसफर होते हैं। तो माता पिता क्या करते हैं, अपने जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उनको समान मात्रा में अपनी संतति को प्रदान करते हैं या उनको स्थानांतरित करते हैं। ये है आनुवंशिकता का आधार। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक लक्षणों के वाहक कौन है। वाहक का मतलब होता है कि आनुवंशिक लक्षणों को कौन, मतलब एक हमारे जो पैतृक पूर्वज होते हैं, माता पिता होते हैं, उनसे संतति के अंदर कौन पहुंचाता है, कौन मीडियम का काम करता है, तो वो होते हैं जीन। जीन ही क्या करते हैं, आनुवंशिक लक्षणों को एक पैतृक जो पूर्वज माता पिता होते हैं उनको अपनी संतति तक पहुंचाने का काम करते हैं। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था। तो मेंडल ने जो अपना पहला प्रयोग किया था वो किया था मटर के पौधे पे। अब क्यों किया था उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला देखिए, गुणसूत्र किसे कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला, एक्स एक्स तथा एक्स वाई गुणसूत्र किस नाम से जाने जाते हैं। अगर सेम गुणसूत्र जो होते हैं वो मादा के अंदर दिखाई देते हैं और ये अलग अलग गुणसूत्र किसमें होते हैं, नर के अंदर दिखाई देते हैं। तो एक्स एक्स गुणसूत्र किसके हैं, मादा के, और एक्स वाई गुणसूत्र है नर के हैं, और ये अलग अलग गुणसूत्र किसमें होते हैं, नर के अंदर दिखाई देते हैं। तो एक्स एक्स गुणसूत्र किसके हैं, मादा के, और एक्स वाई गुणसूत्र है नर के। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए के कौन से भाग में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है। डीएनए के अंदर वो कौन सा भाग है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है। तो डीएनए के अंदर कौन सा, डीएनए के अंदर कौन होता है, जीन होता है, और उसी जीन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। आपको बताया गया था अभी हमने जब जीन के बारे में डिस्कस किया था कि जीन का काम क्या होता है, वो कोशिकाओं को निर्देश देता है प्रोटीन अणु बनाने के लिए। तो प्रोटीन अणु बनाने के लिए जीन जो है वो निर्देश देता है कोशिकाओं का। तो डीएनए का कौन सा भाग है, जीन। अब ये भी हमने डिस्कस किया था कि जीन जो होता है डीएनए का ही एक भाग होता है और इसका काम होता है प्रोटीन अणु बनाने के लिए कोशिकाओं को निर्देश देना। अगला, जीन प्रारूप किसे कहते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जीन प्रारूप कहा जाता है जो जीव होता है उसकी जो जीन की संरचना होती है उसे कहा जाता है जीन प्रारूप। अगला क्वेश्चन है, मानव में कौन सा गुणसूत्र आकार में सबसे छोटा होता है। तो मानव के अंदर जो वाई गुणसूत्र होता है वो सबसे छोटा होता है, और वाई गुणसूत्र पाया जाता है पुरुषों के अंदर। जो नर जनन तंत्र होता है उसके अंदर गुणसूत्र पाया जाता है वाई। अगला देखिए, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आनुवंशिकता का आधार क्या है, जिसके बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं। आनुवंशिकता का आधार है माता पिता जो होते हैं अपने आनुवंशिक पदार्थ को संतति के अंदर समान मात्रा में स्थानांतरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। अब हम क्या करेंगे, मेंडल ने क्या प्रयोग किया, कैसे किया, किसको चुना, कब किया, और उनका प्रोसेस क्या, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। मेंडल कौन है, आनुवंशिकता के जो जनक है वो है मेंडल, और मेंडल ने सबसे पहले प्रयोग किससे किया, मटर के पौधे पर प्रयोग किया। अब मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया, उसके लिए देखिए उन्होंने ऐसा मटर के अंदर ऐसे कौन से लक्षण देखे जिसकी वजह से उन्होंने जो प्रयोग किया वो मटर के पौधे पर ही किया। चलिए देखते हैं। पहला देखिए कि उन्होंने क्या ऐसा देखा, मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो उन्होंने पहली बात ये देखी कि जो मटर का पौधा होता है वो बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगला उन्होंने ये देखा कि उसका जीवन काल छोटा होता है। मटर का जो पौधा होता है उसका जीवन काल छोटा होता है, मतलब ये 1 वर्षीय होते हैं। ये एक ही पीढ़ी से अनेक बीज बनाते हैं, मतलब इसकी जो एक ही पीढ़ी होती है उनसे काफी बीज बन जाते हैं। तो प्रोसेस, जीवन काल छोटा, तो जल्दी से क्या कर सकते हैं, अपन पौधों का निर्माण कर सकते हैं। वेट नहीं करना पड़ेगा कि ये पौधा जल्दी से ग्रो कब करेगा। अगला देखिए, इनमें और ऐसा कौन सा लक्षण था, इनमें स्व परागण होता है। स्व परागण आपको बताया गया था कि किस तरीके से पुष्पों के अंदर स्व परागण होता है। अगर एक ही पुष्प के अंदर या एक ही पौधों के अंदर परागण होता है तो उसे कहा जाता है स्व परागण। तो मटर का पौधा ऐसा होता है कि उसके अंदर स्व परागण होता है। स्व परागण होगा तो क्या होगा, जल्दी से बीज जनरेट होंगे। अगला देखिए कि हम इस मटर के पौधे में कृत्रिम तरीके से भी पर परागण करवाया जा सकता है।
मतलब मटर के पौधे के दोनों तरीके हैं। पहला तरीका ये कि इससे स्व परागण भी होता है और पर परागण भी होता है, लेकिन पर परागण कब होता है, सेल्फ नहीं होता, कृत्रिम तरीकों से होता है। तो आपको समझ में आया कि मेंडल ने किस तरीके से पौधे का चुनाव किया, उसके अंदर क्या क्या देखा। आगे देखते हैं कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनके स्टेप कौन कौन से थे, मतलब पहले स्टेप में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ और तीसरे में क्या हुआ। मेंडल के प्रयोग के स्तर। मेंडल के द्वारा प्रयोग में किए गए जनक पौधों को पैतृक पीढ़ी कहते हैं। मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने जो भी पौधे लिए थे प्रयोग करने के लिए उन्हें क्या कहा गया था, पैतृक पीढ़ी, मतलब पीढ़ी। अगला देखिए, पैतृक पौधों से बनी संतति पौधों को प्रथम संतति पीढ़ी कहा गया। जब पैतृक पौधों में क्या हुआ, पहली हमें पीढ़ी मिली, जिन संतति जो पौधे हमें मिले उनको क्या कहा गया, प्रथम संतति पीढ़ी कहा गया, F1। और उन्हीं प्रथम संतति जो पीढ़ी थी उनका जब स्व परागण हुआ तब हमें नए पौधे जो मिले उन्हें कहा गया द्वितीय संतानीय पीढ़ी। तो इस तरीके से हमें मेंडल के प्रयोग से हमें 3 पीढ़ी के बारे में पढ़ने का मौका मिला। पहली जो पीढ़ी जो उसने प्रयोग में लिए थे, जो पौधे उन्होंने प्रयोग में लिए थे उन्हें कहा गया पैतृक पीढ़ी। उन पौधों से जो संतति पौधे तैयार हुए उन्हें कहा गया प्रथम संतानीय पीढ़ी। और उन प्रथम संतानीय पीढ़ी में जब स्व परागण हुआ और नए पौधे बने उन्हें कहा गया द्वितीय संतानीय पीढ़ी। तो इस तरीके से मेंडल ने जो मटर के पौधे पे प्रयोग किया था उनके ये रिजल्ट निकल के सामने आए। अब जो मेंडल ने मटर के पौधे पे प्रयोग किए थे तो उन्होंने 2 तरीके से संकरण करवाया, क्रॉस जो है उन्होंने 2 तरीके से करवाया। पहला है एक संकर क्रॉस, जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। अब उन्होंने किस तरीके से इसे कराया, देखिए। जब मटर के एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले 2 पौधों के मध्य संकरण करवाया तो इसे कहा गया एकल संकर क्रॉस कहा गया। तो यहाँ पे क्या लिया उन्होंने, 2 पौधे लिए, मतलब एक जोड़ी ली, तो एक जोड़ी के अंदर 2 पौधे उनके पास आए और उन्होंने किस तरीके से पौधे लिए, देखिए यहाँ पे। शुद्ध लंबे लिए जिन्हें कहा गया टीटी और शुद्ध बोने लिए जिन्हें कहा गया स्मॉल टीटी। ये जो उन्होंने पौधे लिए इनको कहा गया पैतृक पीढ़ी। इन दोनों के बीच संकरण कराने से लंबे पौधे बने। जब इन्होंने दोनों के बीच में संकरण करवाया तो किस तरीके से पौधे प्राप्त हुए, लंबे पौधे इनको प्राप्त हुए। और इस पहली जो ये हमारे पास पौधे, फर्स्ट जो हमारे पास में पौधे आए संकरण कराने के बाद, उस पीढ़ी को कहा गया प्रथम पीढ़ी या फिर प्रथम संतति पीढ़ी इनको कहा गया। उसके बाद में जो हमें ये उसके बाद में जो प्रथम संतति पीढ़ी हमारे पास आ गई तो उनके स्व परागण से हमें लंबे और पौधे दोनों, लंबे और बोने दोनों प्रकार के पौधे मिले जिन्हें कहा गया द्वितीय संतति पीढ़ी। तो इसको थोड़ा हम आरेख से समझते हैं, देखिए यहाँ पे लंबे पौधे, बौने पौधे और इन दोनों से मिलकर क्या बना, एक लंबा पौधा बना जिसको कहा गया प्रथम संतति पीढ़ी। उसके बाद में इन्हीं दोनों लंबे पौधों को लिया गया संकरण करवाने के लिए। तो जब इनमें आपस में संकरण होता है तो देखिए एक बार टी से करेगा तो टी बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल जो टी है वो स्मॉल टी से करेगा तो स्मॉल टी बन जाएगा, और ये टी इस कैपिटल टी से करेगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस तरीके से आप इसको भी देख सकते हो, कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब हमारे पास अब जो ये पौधे मिलके बने हैं इनके अंदर लंबे पौधे भी दिखे हैं हमें और बोने पौधे भी हमें दिखे हैं। तो इनका जो अनुपात है वो हमारे पास क्या आया, ये क्या है हमारे पास सिंगल, तो एक, ये हमारे पास कितने हैं 2, तो यहाँ पे आ गया 2, और लास्ट में ऐसा हमारे पास कितना है 1, तो 1:2:1 हमारे पास इनका रेशियो आ गया। अगला जो उन्होंने क्रॉस करवाया वो देखिए किस तरीके से करवाया, जिसे कहा गया है द्विसंकर क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब मटर के पौधे के 2 जोड़े विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहा गया है। मतलब पहले उन्होंने 2 पौधे लिए, मतलब एक जोड़ा उन्होंने पौधे का लिया, लेकिन अब की बार उन्होंने 4 पौधे लिए, मतलब 2 जोड़ी पौधे के लिए। अब पहला पेयर था वो गोल और पीले बीज का था, दूसरा जो पेयर था वो झुर्रीदार और हरे बीज का था, जिसको हमने कुछ इस तरीके से डिनोट किया है। जब मेंडल ने इन दोनों के बीच में संकरण कराया तो देखते हैं क्या रिजल्ट उन्होंने को मिला। गोल तथा पीले बीज और झुर्रीदार तथा हरे बीज, जब दोनों का आपस में संकरण करवाया तो गोल तथा पीले बीज उनको मिलते हैं। ये हमारे पास कौन सी संतति हो गई, प्रथम संतति पीढ़ी हमारे पास हो गई। जब स्व परागण होता है तो स्व परागण के बाद में हमें किस तरीके से पौधे मिलते हैं, देखिए यहाँ पे गोल तथा पीले बीज वाले पौधे मिलते हैं 9 के रेशियो में, गोल तथा हरे बीज वाले पौधे मिलते हैं 3 के रेशियो, झुर्रीदार तथा पीले बीज वाले पौधे मिलते हैं 3 के रेशियो में, झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले पौधे मिलते हैं 1 के रेशियो में। और ये जो पौधे मिलते हैं
इनकी जो पीढ़ी है कौन सी है, द्वितीय संतति पीढ़ी, जिसे F2 से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे जो लक्षण हमें दिखाए गए हैं उनका जो अनुपात हमें मिला है वो क्या मिला है, देखिए यहाँ पे 9:3:3:1, ये हमारे पास क्या है इसका रेशियो। F2 पीढ़ी में इन लक्षणों के संयोग से बने पौधों का ये अनुपात है। अब हम बात करते हैं कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। जब पौधे के दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जिस प्रजाति के लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। जब मटर के पौधे को दिया गया, दो पौधे लिए गए, तो जिस भी पौधे की प्रजाति के लक्षण हमें दिखाई देते हैं उसको लक्षणों को क्या कहा जाता है, प्रभावी लक्षण कहा जाता है। जैसा कि आपने जो संकरण करवाया था तो आपने देखा होगा कि जब मेंडल ने एकल संकरण करवाया था तो उसके अंदर उन्होंने दो पौधे लिए थे, एक पौधा लिया था लंबा, एक लिया था बोना, और दोनों के बीच में जब संकरण करवाया तो हमें लंबा पौधा मिलता है। मतलब हमें कौन सी प्रजाति के गुण दिखाई दिए, जो लंबा पौधा था हमारे पास उस प्रजाति के गुण हमें दिखाई दिए या उस प्रजाति के लक्षण हमें दिखाई दिए। तो जो लक्षण हमें दिखाई दिए उन्हें कहा जाता है प्रभावी लक्षण। एग्जाम्पल में भी यही बात लिखी हुई है। मटर के लंबे तथा बौने पौधों के बीच में संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी के सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। तो ये जो लंबेपन का लक्षण है ये किसमें दिखाई दिया था, जो मटर के दो पौधे लिए थे उसमें से एक पौधा जो हमने लंबा लिया था उसमें ये लक्षण दिखाई दिया था। तो जो लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं उन लक्षणों को कहा जाता है प्रभावी लक्षण। अगला देखिए, अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई नहीं देते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे मटर के पौधे में प्रथम पीढ़ी में बोनापन दिखाई नहीं दिया। जब मटर के दो पौधे लिए थे, एक लिया था लंबा, एक लिया था बोना, और दोनों में जब आपस में संकरण कराया तो हमें जो पौधा मिला था लंबा मिला था। तो लंबेपन का जो लक्षण दिखाई दिया वो हो जाएगा आपका प्रभावी लक्षण, और बोनेपन का लक्षण नहीं दिखाई दिया तो वो आपका हो जाएगा अप्रभावी लक्षण। तो आप सिंपल वे में इसको समझ सकते हो कि प्रथम पीढ़ी में जब पौधे तैयार होते हैं तो उनके अंदर जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है अप्रभावी लक्षण। अगला जो देखिए यहाँ पे हमारे पास टॉपिक क्या है, विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या होती है, एक ही प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले अंतर। आपने देखा होगा कि माता पिता के सारे गुण या लक्षण हमारे अंदर नहीं होते, तरीके से क्या कुछ ना कुछ अंतर हमारे अंदर दिखाई देता है। तो ये जो अंतर होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है दैहिक विभिन्नता और एक होती है जन्मित विभिन्नता। दैहिक विभिन्नता उसे कहा जाता है अगर माता पिता से संतति उत्पन्न होती है और उस संतति के अंदर अगर कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं और वो परिवर्तन इस तरीके से है, देखिए जलवायु मतलब ऐसे क्लाइमेट जो होता है उसकी वजह से भी संतति पे असर पड़ता है, वातावरण की वजह से या फिर कोशिकाओं के कारण। तो ये जो चीजें आप देख रहे हो कि अगर ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर जलवायु, वातावरण और कोशिकाओं के कारण परिवर्तन अगर देखने को मिलता है या परिवर्तन जो विभिन्नताएं होती है वो इन कारकों की वजह से देखने को मिलता है तो ऐसी विभिन्नताओं को कहा जाता है दैहिक विभिन्नता। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हमारे अंदर होती है जो जीन के परिवर्तन के कारण होती है तो उनको कहा जाता है जैविक विभिन्नता। अगर जनन कोशिकाओं में परिवर्तन के कारण विभिन्नता दिखाई देती है तो उन्हें कहा जाता है जैविक विभिन्नता, और अगर जलवायु, वातावरण, कोशिकाओं के कारण विभिन्नता देखने को मिलती है तो उन्हें कहा जाता है दैहिक विभिन्नता। आई होप आपको ये विभिन्नता वाला टॉपिक समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण निषेचन प्रक्रिया के समय होता है। जब निषेचन की प्रक्रिया होती है मानव के अंदर तो उस टाइम लिंग का निर्धारण होता है। तो ये लिंग का निर्धारण किस तरीके से होता है, चलिए देखते हैं। नर में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि मादा के अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो जब नर का एक्स गुणसूत्र और मादा का एक्स गुणसूत्र आपस में संकरण करते हैं तो हमें जो गुणसूत्र मिलता है वो एक्स एक्स गुणसूत्र मिलता है। मतलब जो संतति प्राप्त होती है वो हमें पुत्री प्राप्त होती है। अगला देखिए, अगर नर का वाई गुणसूत्र और मादा का एक्स गुणसूत्र से हमें एक्स वाई गुणसूत्र का निर्माण होता है जिससे हमें जो संतति मिलती है, पुत्र की संतति हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिंग के निर्धारण में नर गुणसूत्र वाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि ये निर्धारित करता है कि जो संतति होगी वो पुत्र होगा या पुत्री। चलिए लिंग निर्धारण को अब हम आरेख के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे नर गुणसूत्र दे रखे हैं जो इनके युग्मक है, मादा के गुणसूत्र यहाँ पे एक्स और एक्स हैं जिन्हें कहा गया है युग्मक। अब जब ये निषेचन की प्रक्रिया करते हैं तो देखिए नर का जो एक्स गुणसूत्र है जब वो मादा के एक्स गुणसूत्र से रिएक्शन करेगा तो मादा का निर्माण होता है, जो संतति हमें मिलती है वो मादा मिलती है। अगला देखिए, नर का जो एक्स गुणसूत्र है अगर वो मादा के एक्स गुणसूत्र से रिएक्शन करेगा तो जो हमें संतति प्राप्त होगी वो मादा के रूप में प्राप्त होगी। जो नर है उसके वाई गुणसूत्र जब मादा के एक्स गुणसूत्र से निषेचन करेगा तो हमें संतति के रूप में नर
गुणसूत्र प्राप्त होंगे और नर के जो वाई गुणसूत्र हैं वो मादा के एक्स गुणसूत्र के साथ निषेचन करेंगे, तो हमें जो गुणसूत्र हैं वो एक्स वाई नर के प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे ये जो आरेख है ये लिंग निर्धारण का आरेख है। इस तरीके से मानव के अंदर लिंग का निर्धारण होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। आनुवंशिकता के प्रयोग के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया था मेंडल ने। पहला है प्रभाविता का नियम। अब देखिए ये नियम क्या होता है। ये नियम एकल संकर क्रॉस के आधार पे था, जिसके अंदर प्रथम पीढ़ी के अंदर एक लक्षण लंबेपन का तो दिखाई देता है और दूसरा लक्षण बोनेपन का छिप जाता है। तो ये जो लक्षण है एक का दिखाई देना और दूसरे का छुप जाना, यही नियम क्या है, प्रभाविता का नियम है कि हमें एक लक्षण का प्रभाव देखने को मिलता है लेकिन दूसरे लक्षण का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अगला जो नियम है वो देखिए पृथक्करण का नियम। ये नियम भी एकल संकर क्रॉस के आधार पे है। इसके अंदर क्या होता है, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे के विपरीत लक्षण एक निश्चित अनुपात में पृथक पृथक हो जाते हैं। हमने देखा था कि जब प्रथम संतति पीढ़ी हमें प्राप्त हुई थी और जब उसका स्वपरागण हुआ था तो हमें क्या पौधे जो मिले थे उन वो रेशो के फॉर्म में मिले थे। हमने जब डिस्कस किया था एकल संकर के बारे में तो उसके अंदर रेशो हमें मिला था 1:2:1 कहलाता है। पृथक्करण का नियम कहलाता है कि जो विपरीत लक्षण होते हैं वो निश्चित अनुपात में अलग अलग हमें मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है पृथक्करण का नियम। अगला लास्ट नियम है स्वतंत्र अपवहन का नियम। ये नियम द्विसंकर क्रॉस के आधार पे था, जिसमें एक लक्षण के युग्म विकल्पी दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पी के साथ युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र होते हैं। मतलब ये नियम ये बताता है कि जब संकरण की प्रक्रिया होती है तो इसके अंदर जो हमने द्विसंकर के अंदर गोल और पीले कलर के बीज लिए थे और दूसरा जो युग्म लिया था हमने हरा और झुर्रीदार हमने पौधा लिया था। तो इसके अंदर जब हमने संकरण करवाया था तो जो पीले कलर का बीज है वो स्वतंत्र था झुर्रीदार पौधे के साथ निषेचन करने में, संकरण करने में, और गोल बीज जो थे वो बिल्कुल स्वतंत्र थे हरे बीज के साथ में संकरण करने के लिए। तो यहाँ पे जो युग्मक निर्माण के समय ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं कि किससे संकरण करेंगे और किससे नहीं। तो ये स्वतंत्रता इनको मिली हुई है, इसी नियम को कहा जाता है स्वतंत्र अपवहन का नियम। अब हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक तो कवर कर लिए हैं, साथ में हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या हमारे उन क्वेश्चन का आंसर इन्हीं टॉपिक्स में से था या फिर अलग है। 16 क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है आरेख बनाकर समझाइए, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। प्रभाविता के नियम को समझाइए, ये भी हमने पढ़ लिया है। कल संकर संकरण व द्विसंकर संकरण में अंतर को समझाइए, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मेंडल ने मटर के पौधे में कौन कौन से विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, इसके बारे में भी हम समझ चुके हैं, जो हमने स्तर पढ़े थे। अगला जो है इसके अंदर वो है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारण क्या है। तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्या कारण, जो नर के अंदर जो वाई गुणसूत्र होता है वो लिंग निर्धारण का कारण है। मेंडल के प्रथम नियम क्या है, मेंडल के प्रथम नियम, तो मेंडल का जो प्रथम नियम था वो क्या था, प्रभाविता का नियम। अगला है विभिन्नताएं किसे कहते हैं और इनके क्या कारण है। तो विभिन्नताएं क्या होती है, जो जीवों के अंदर जो भी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, जो पैतृक लक्षण होते हैं, उनमें कुछ जो पूर्वज होते हैं उन पूर्वजों से जो संतति प्राप्त होती है, जो नए जीव बनते हैं उनके अंदर कुछ असमानता हमें दिखाई देती है, उन्हें कहा जाता है विभिन्नताएं। ठीक है, तो आज हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं और हमारे जो मोस्ट टॉपिक्स थे उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको आज का चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।